हेलो एवरीवन, 1000 बेस्ट एमसीक्यू सीरीज़ के अंतर्गत यूपीएससी और यूपीपीएससी के प्रीलिम्स को हम टारगेट कर रहे हैं, जिसके तहत जीएस और करंट अफेयर्स के टॉपिक को अलग अलग टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 5 है और इस प्रैक्टिस सेट 5 में आज का जो टॉपिक है हमारा रहेगा यहाँ पे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी हम अगले यहाँ पे 3 दिन आज से लेकर के यहाँ पर हम मंडे से लेकर के यहाँ पर वेडनेसडे तक प्रैक्टिस सेट 5 और 6 और 7 यहाँ पर इससे रिलेटेड रहेंगी। इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, स्टैटिक और करंट बेसिस हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी मेरे साथ यहाँ पर इसे फॉलोअप कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर 5 सेशन होंगे और इसका शेड्यूल जो है यूट्यूब पे ऑलरेडी कम्युनिटी में यहाँ पे पोस्ट कर दिया गया था। तो चलिए आज का सेशन को यहाँ पर देखते हैं। आई होप आप सभी तैयार होंगे और इंडियन पॉलिटी का रिवीजन भी करके आए होंगे। नहीं किया होगा तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को देखें, रिवीजन करें, उन टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी जरूर करें एग्जाम से पहले। चलिए चेक करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। दूसरा, कैग केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर केंद्र की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। तीसरा, कैग भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2, सी है केवल 3, डी है 1 और 3। तो बताइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। चलिए सभी लोग यहाँ पर अपना आंसर दीजिए। चलिए आंसर चेक करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन का आंसर। चलिए ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए आंसर है आपका सी सही है। देखिए भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, एक तरीके का देखा जाए तो कैग एक संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद 148 कैग के स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। यह भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था है और कथन 1 यहाँ पर आपका सही है। कैग से संबंधित अन्य प्रावधानों को भी देख लीजिए। अनुच्छेद 149 कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 संघ राज्यों के खातों का विवरण है। अनुच्छेद 151 कैग रिपोर्ट और अनुच्छेद 279 शुद्ध आय की गणना तथा तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान, छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से यहाँ पर संबंधित है। साथ ही ये भी देख लें कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख 1793 में यहाँ पर बनाया गया था, और सॉरी 1753 में यहाँ पे ये बनाया गया। वह लोक व्यय का संरक्षक होने के साथ साथ केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर केंद्र की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। अतः कथन 2 भी यहाँ पर आपका सही है। उसे भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर लगे एक अधिपत्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल देखा जाए तो इनका 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले पूर्ण होगा। निष्कासन के लिए यहाँ पर कैग को राष्ट्रपति के द्वारा उसी आधार पर उसी तरह हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अतः राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण नहीं करते हैं। कथन 3 यहाँ पे सही नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संघ की राजभाषा ब्राह्मी लिपि में हिंदी होगी। दूसरा, संविधान अंग्रेजी को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की प्राथमिक भाषा के रूप में मान्यता देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? राजभाषा से संबंधित यहाँ पे प्रावधान है। ये चर्चा का विषय भी रहा। मास्टर करंट अफेयर्स वीडियो जो इंडियन पॉलिटी की आई है, ये टॉपिक जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं। ये सारे किसी न किसी कारण चर्चा का विषय रहा है। यदि आपने मास्टर इंडियन पॉलिटी के मास्टर करंट अफेयर्स के वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिए, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको रिमाइंड की गई हैं, रिवीजन कराया गया है। चलिए फिर भी अगर आपने उसे पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दे लेंगे। चलिए आंसर चेक करते हैं इसका। देखिए आंसर आपका है बी अर्थात केवल 2 सही है। क्यों सही है तो व्याख्या सही देख लेते हैं। देखिए
भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की आधिकारिक जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, अतः कथन एक यहाँ पे सही नहीं है। अनुच्छेद 348 एक ए को देखें तो कहता है कि जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं करती है, सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाही अंग्रेजी में आयोजित की जाएंगी। इसलिए संविधान की इस चेतावनी के साथ अंग्रेजी को सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की प्राथमिक भाषा के रूप में मान्यता देता है। भले ही उच्च न्यायालयों की कार्यवाही में किसी अन्य भाषा का उपयोग किया जाए, लेकिन उच्च न्यायालयों के निर्णय अंग्रेजी में दिए जाने चाहिए, अतः कथन 2 भी यहां पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किन आधारों पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता प्रतिबंधित है? ए, पहला, भारत की संप्रभुता और अखंडता। दूसरा, न्यायालय की अवमानना। तीसरा, मानहानि। चौथा, किसी अपराध के लिए उकसाना। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 3। बी, 3 और 4। सी, 1 2 3। डी, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएं। प्रेस की स्वतंत्रता प्रतिबंधित है अनुच्छेद 19 के तहत, है तो किन आधारों पर है? जो भी कूट आपको लगता है यहाँ सही है उनका चयन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है आप क्वेश्चन को स्किप भी करना सीखें, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो कि आपको लगता है सही है, अन्यथा माइनस मार्किंग होती है और आपके नंबर वहाँ पर कट भी सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर देखिए डी है, अर्थात 1 2 3 4 सभी सही हैं। व्याख्या भी देख लेते हैं। भारत की प्रेस की स्वतंत्रता रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 में रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव है। अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो भाषण की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। निहित अधिकार अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय कानून प्रणाली के द्वारा स्पष्ट रूप से संरक्षित नहीं है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत यहाँ पे संरक्षित है। हालांकि प्रेस की स्वतंत्रता भी पूर्ण नहीं है। एक कानून के इस अधिकार के प्रयोग में केवल प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और यह अनुच्छेद 19(2) के तहत कुछ प्रतिबंधों का सामना करता है। कौन कौन प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं या किन किन आधारों पर? तो इसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और किसी अपराध के लिए उकसाना। अतः विकल्प डी आपका सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मान्यता प्राप्त पार्टियों को चुनाव के समय 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है, जबकि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों को 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है। दूसरा, इन स्टार प्रचारकों का यात्रा खर्च उनकी पार्टियों के उम्मीदवारों के चुनावी खर्च में शामिल होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो स्टार प्रचारक बताएं। देखा जाए जब भी चुनाव की स्थितियां आती हैं तो विभिन्न पार्टियों के द्वारा ऐसे स्टार प्रचारकों की घोषणा की जाती है जो चुनावी क्षेत्रों में यहाँ पर जाकर पार्टी के लिए प्रचार करते हैं। ये आपके नेता यहाँ पर हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपके बड़े पार्टी नेता इसमें हो सकते हैं, बॉलीवुड स्टार इत्यादि होते हैं, अन्य यहाँ पे आपके क्षेत्र से लोग रिलेटेड लोग हो सकते हैं जिन्हें स्टार प्रचारक का दर्जा यहाँ पे दिया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आई होप आप सभी ने आपने अपना आंसर यहाँ पे दिया होगा स्टार प्रचारक को लेकर, जो यहाँ पे दोनों कथन दिए हैं। इस क्वेश्चन का देखिए आंसर है यहाँ पे बी, अर्थात केवल 2 सही है। चुनाव आयोग चुनावों के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है, उन्हें चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य पार्टियों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अन्य पार्टियों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों के रूप में घोषित किया जाता है। नामांकन दाखिल करने के लिए मान्यता प्राप्त पार्टियों को केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। साथ ही इन पार्टियों को चुनाव के समय 40 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है, जबकि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों को 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है। कथन 1 इसलिए यहाँ पे सही है। दूसरा,
इन स्टार प्रचारकों का यात्रा खर्च उनकी पार्टियों के उम्मीदवारों के चुनावी खर्च में शामिल नहीं है, अतः कथन 2 यहां पर आपका सही नहीं है। कुछ और जानकारी भी यहां पर देख लेते हैं। प्रत्येक राष्ट्रीय दल को पूरे देश में उनके उपयोग के लिए विशेष रूप से आरक्षित एक प्रतीक आवंटित किया जाता है। इसी तरह प्रत्येक राज्य की पार्टी को एक प्रतीक आवंटित किया जाता है जो विशेष रूप से उस राज्य या राज्यों में उसके उपयोग के लिए आरक्षित होता है, जिसमें उसे मान्यता दी जाती है। दूसरी ओर एक गैर पंजीकृत या एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टी मुक्त प्रतीकों की सूची में से किसी एक प्रतीक का चयन कर सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चुनाव चिन्ह के विनियमन, आरक्षण और आवंटन को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दूसरा, भारतीय चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह से संबंधित विवादों के निर्णय का एकमात्र प्राधिकरण है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। चलिए बताएं। चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह, जब भी आपको चुनाव इत्यादि की स्थितियां होती हैं, जो कि भारत में अगर देखा जाए तो हर वर्ष कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव हो रहे होते हैं। इसके अलावा केंद्र के चुनाव, राज्य चुनाव, विधानसभा चुनाव, ऐसे कई सारे अलग अलग चुनाव की स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। तो आई होप आप यहाँ पे इसका आंसर जानते होंगे। चलें देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। चलिए आंसर चेक करते हैं। देखिए आंसर है आपका बी। ठीक है, 1960 के दशक में यह प्रस्तावित किया गया था कि चुनावी प्रतीकों का विनियमन, आरक्षण, आवंटन संसद के कानून यानी कि प्रतीक आदेश के माध्यम से किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव के जवाब में निर्वाचन आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों को मान्यता की निगरानी चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के प्रावधानों के द्वारा की जाती है और इसी के अनुसार चिन्हों का आवंटन भी होगा। इस कारण से अगर देखें तो यहाँ पे कथन एक आपका सही नहीं है। आदेश के तहत विवाद या विलय के मुद्दों पर फैसला करने के लिए निर्वाचन आयोग एकमात्र आपका प्राधिकरण है। तो यहां पर ये आपको हमने देख लिया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का एक हस्ताक्षर करता है। दूसरा, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 दिव्यांगजनों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को दूर करके एक बाधा मुक्त वातावरण बनाने की सिफारिश करता है। तीसरा, सुगम्य भारत अभियान विकलांग व्यक्तियों को विकास के लिए समान अवसर प्राप्त करने हेतु सार्वभौमिक पहुंच को सक्षम बनाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी ए केवल एक और दो, सी केवल दो या डी 1, 2 और 3। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या होगा? दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित जो 3 कथन हैं, यहाँ पर कौन से कथन यहाँ पे सही हैं, इसका आंसर देना है। 4 ऑप्शन हैं, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए 10 सेकेंड है सभी के पास अपने अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। आंसर दीजिए इसका। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आई होप सबने आंसर दे लिया होगा। इस क्वेश्चन का देखिए आंसर है आपका डी। ठीक है, दिव्यांग लोगों के लिए संवैधानिक और कानूनी ढांचा, अनुच्छेद 14 को देखिए। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति के कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस संदर्भ में दिव्यांग व्यक्तियों को संविधान के समक्ष समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन भारत दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार पर यहाँ पर इस पर एक हस्ताक्षर करता है जो 2007 में लागू हुआ। कन्वेंशन सुगमता अर्थात पहुंच को एक मानवाधिकार के रूप में मान्यता देता है तथा विकलांग व्यक्तियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपायों को अपनाने को जोर देता है, अतः कथन 1 यहाँ पर सही है। सुगम्य भारत अभियान के रूप में जाना जाता है जो विकलांग व्यक्तियों को विकास के लिए समान अवसर प्राप्त करने हेतु सार्वभौमिक पहुंच को सक्षम बनाता है, अतः कथन 3 भी यहाँ पर आपका सही है। इसके अतिरिक्त अभियान जो है बुनियादी ढांचे, सूचना, संचार प्रणालियों में महत्वपूर्ण बदलाव करके पहुंच को बढ़ाने का प्रयास करता है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 को अगर हम देखें तो इसमें
कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों से संबंधित कुछ प्रमुख और व्यापक कानूनों को शामिल किया गया, जैसे अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के लिए सेवाओं के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को दूर करके एक बाधा मुक्त वातावरण की सिफारिश करता है, जहां वे सामान्य व्यक्ति को मिलने वाले विकास लाभों को साझा कर सकें। अतः कथन 2 भी यहां पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 262 संसद को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्याय निर्णयन हेतु कानून बनाने का अधिकार देता है। दूसरा, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 किसी भी नदी जल विवाद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करता है, जिसे इस अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण को भेजा गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। चलिए बताएं। अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के दृष्टिकोण से यहां पे 2 कथन दिए गए हैं। कौन सा यहां पे सही है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन इसके लिए दिए गए हैं। 10 सेकेंड है आपके पास अपने अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। चलिए फटाफट अपने अपने आंसर सबमिट करें। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर देखिए यहां पे है आपका सी है। संविधान के अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन का प्रावधान करता है। इसके तहत संसद किसी भी अंतर्राज्यीय नदी घाटी के जल उपयोग, वितरण, नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद और शिकायत के न्याय निर्णयन का प्रावधान कर सकती है। अतः कथन 1 देखें तो आपका सही है। संसद के 2 कानून नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में अधिनियमित हैं। नदी बोर्ड अधिनियम अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटियों के नियमन एवं विकास हेतु केंद्र सरकार के द्वारा नदी बोर्डों की स्थापना का प्रावधान करता है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद केंद्र सरकार को एक अंतर्राज्यीय नदी जल या नदी घाटी के जल के संबंध में 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद के निर्णय हेतु एक तटस्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने का भी अधिकार प्रदान करता है। किसी भी जल विवाद के संबंध में ना तो सर्वोच्च न्यायालय ना ही किसी अन्य न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है, जिसे इस अधिनियम के तहत ऐसे न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जा सकता है। अतः कथन 2 भी यहां पर आपका सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाने का आदेश देता है। दूसरा, इस परिसीमन अभ्यास में संविधान के अनुसार एससी और एसटी के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण शामिल है। तीसरा, परिसीमन आयोग की नियुक्ति भारत के चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1 2 3। बताइए परिसीमन आयोग से संबंधित 3 यहाँ पर आपको कथन हैं। 3 कथन में से कौन सा कथन इसमें सही है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एक ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। चलिए 10 सेकंड है, आप सभी अपना अपना आंसर यहाँ पर पिक कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे। चलिए आंसर चेक करते हैं। देखिए आंसर आया आपका बी है। ठीक है, प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। साथ ही अनुच्छेद 170 राज्यों को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। एक बार अधिनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। परिसीमन आयोग प्रत्येक जनगणना के बाद संसद के द्वारा परिसीमन अधिनियम लागू होने के बाद अनुच्छेद 82 के तहत गठित स्वतंत्र निकाय है। इसलिए कथन 1 आपका सही है। परिसीमन अभ्यास एक स्वतंत्र उच्च शक्ति वाले पैनल के द्वारा किया जाता है, जिसे परिसीमन आयोग के द्वारा जाना जाता है, जिसके आदेशों में कानून का बल होता है और किसी भी न्यायालय के द्वारा इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यह भारत के निर्वाचन आयोग से
के सहयोग से यहाँ पर काम करता है, अतः कथन 3 यहाँ पे सही नहीं है। निर्वाचन आयोग के अनुसार किसी देश या एक विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों, विधानसभा हो या लोकसभा सीट हो, की सीमाओं को तय करने या फिर से परिभाषित करने का कार्य परिसीमन है। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्रफल को उसकी जनसंख्या के आकार के आधार पर फिर से परिभाषित करने के लिए वर्षों से अभ्यास किया जाता रहा है। एक निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को बदलने के अलावा इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप राज्य में सीटों की संख्या में भी परिवर्तन हो सकता है। संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण भी इसमें शामिल है, अतः कथन 2 भी यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, व्यवहारिक तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री को सिफारिशें नहीं भेजता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो चलिए जल्दी से बताइए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में यहाँ पे कौन सा कथन सही है? चलिए आंसर देख करते हैं। आंसर है देखिए सी, अर्थात 1 और 2 दोनों। कैसे, उसको चेक कर लीजिए। देखिए, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगले सीजीआई के संदर्भ में निवर्तमान सीजीआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करता है। हालांकि वर्ष 1970 के दशक के अतिलंघन विवाद के बाद से व्यवहारिक रूप से इसके लिए वरिष्ठता के आधार पर पालन किया जाता है, अतः कथन 1 यहाँ पे सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों पर ध्यान दीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए नामों के चयन का प्रस्ताव सीजीआई के द्वारा शुरू किया जाता है। सीजीआई कॉलेजियम के बाकी सदस्यों के साथ साथ उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करता है, जिससे यहाँ पे न्यायाधीश के पद के लिए अनुशंसित व्यक्ति संबंधित होता है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत परामर्शदाताओं को लिखित रूप से अपनी राय दर्ज करानी होती है। इसे फाइल का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इसके पश्चात कॉलेजियम केंद्रीय कानून मंत्री को अपनी सिफारिश भेजता है, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री को भेजा जाता है, अतः कथन 2 सही है। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन नंबर पे। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई? केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, लोकपाल। नीचे दिए कूट का सही उत्तर को चुनिए। पहला, केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 2 3, डी 1 2 4। बताइए, संथानम समिति की सिफारिशों पर कौन की या किसकी स्थापना की गई? 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से यहां पर बताएं। संथानम समिति की सिफारिश पर किसकी स्थापना की गई है? चलिए आंसर इसका चेक कर लेते हैं संथानम समिति के बारे में। देखिए, आंसर तो आपका है ए, ठीक है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव द्वारा की गई। भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति 1962 से 64 के द्वारा सीबीआई की स्थापना की सिफारिश की गई थी। सीबीआई केंद्र सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है, जबकि केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। वर्ष 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर सरकार के द्वारा यहाँ पे सीवीसी की भी स्थापना की गई। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति यहाँ पर जिम्मेदार है। तीसरी है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत 1986 में इस उद्देश्य की गई थी कि भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था
को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएं प्रदान करके समर्थ बनाया जा सकेगा। यह राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1970 से 81 और गृह मंत्रालय के कार्यबल 1985 की सिफारिशों के आधार पर स्थापित की गई। जबकि चौथा है यहाँ पे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल की यहाँ पर स्थापना की। वे एक लोकपाल के रूप में कार्य करते हैं, कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ संबंधित मामलों के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं। 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सांसदों सहित सभी सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायतों को देखने के लिए 2 स्वतंत्र प्राधिकरण केंद्रीय और राज्य स्तर पर स्थापित करने की सिफारिश की। वर्ष 2002 में एमएन वेंकटचलैया की अध्यक्षता में गठित एक आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्तों की सिफारिश की और 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल की स्थापना की सिफारिश किया था। कथन एक यहाँ पर सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 2 भारतीय संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के परिवर्तन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। दूसरा, अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को कानून द्वारा संघ में प्रवेश करने या नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो चलिए बताइए, अनुच्छेद 2 और 3 के संबंध में जो कथन यहाँ पे नए राज्यों के गठन को लेकर दिए गए हैं, तो दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है और एक गलत है। जल्दी से बताएं। आर्टिकल्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा। काफ़ी सारे यहाँ पे राज्यों के परिवर्तन को लेकर, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निषेध तत्व, संघ राज्य की कार्यप्रणाली, यहाँ पे ये आपको काफ़ी हाईलाइटेड रहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी यहाँ से आते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आंसर है यहाँ पे डी, ना तो एक और ना ही दो। अनुच्छेद 2, संसद कानून बनाकर नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना ऐसे नियमों और शर्तों पर कर सकती है जो वह ठीक समझे, अतः कथन एक सही नहीं है। हालांकि संसद कानून पारित करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना सकती। यह कार्य केवल संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ही किया जा सकता है। सिक्किम जैसे राज्य पहले भारत के नहीं हैं, इन्हें अनुच्छेद 2 के तहत देश का हिस्सा यहाँ पे बनाया गया। जबकि अनुच्छेद 3 इसके तहत संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के परिवर्तन संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। तो कथन 2 भी यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह 3 वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है। दूसरा, इसकी स्थापना वर्ष 1921 में मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स द्वारा की गई। तीसरा, इसमें संसद के 22 सदस्य होते हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति से संबंधित हैं? उपयुक्त में से का चयन कीजिए। पहला, लोक लेखा समिति, दूसरा प्राक्कलन समिति, तीसरा वित्तीय सलाहकार समिति, चौथा विशेषाधिकार समिति। तो बताएं, 3 जो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, तीनों ही ये कथन किस समिति से संबंधित हैं, ये आपको बताना है। ये समिति भी यहाँ पर चर्चा का विषय रही है, इसको भी पढ़ाया सब गया है। सारे टॉपिक देखा जाए तो आपको मास्टर करंट अफेयर्स वीडियो में पढ़ाए गए हैं। अगर आपने पूरा रिवीजन कर लिया है मास्टर करंट अफेयर्स का 2 से 3 बार, तो आपको ऐसे सभी प्रश्नों का आंसर मिल जाएगा और आपका एक भी प्रश्न यहाँ गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं। अगर नहीं देखा है तो अभी आप जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर आपको मास्टर करंट अफेयर्स में इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी दोनों के वीडियो आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन का देखिए, आंसर है आपका एक, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति 3 वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है। 2 अन्य जो समितियां हैं उसमें से एक प्राक्कलन और दूसरी सार्वजनिक उपक्रम समिति है। संसदीय समितियां अनुच्छेद 105 के तहत संसद सदस्यों के विशेषाधिकार और अनुच्छेद 118 के तहत संसद प्रक्रिया के कार्य संचालन को विनियमित करने हेतु नियम बनाने के अधिकार से शक्तियां प्रदान करती हैं। इसके अलावा लोक लेखा समिति 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत गठित किया गया था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड यहाँ पे सुधार भी कहा जाता है। इसमें वर्तमान में केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए 22 सदस्य लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 यहाँ पे चुने जाते हैं। इसमें इसे यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था कि संसद द्वारा सरकार को दिया गया धन विशिष्ट और निश्चित मद पर ही खर्च किया जाए।
केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री की इस समिति में सदस्य के तौर पर शामिल नहीं किया जाता, अतः कथन एक यहां पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 किस समिति की सिफारिशों पर तैयार किया गया था? ए. किरीट पारेख समिति, बी. बीपी जीवन रेड्डी समिति, सी. बीएन श्री कृष्ण समिति, या डी. विवेक देवराय समिति। तो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 के बारे में बताइए, किन सिफारिशों पर, किस समिति के सिफारिशों पर किया गया था इनका? ए, बी, सी, डी में से कौन सी है? जल्दी से बताइए कौन सी समिति है। चलिए आंसर इसका चेक करते हैं। व्यक्तिगत डेटा विधेयक 2019 यहाँ पे सिफारिशें किसके आधार पर की गई थी? तो इसका आंसर है आपका सी। ठीक है, सी के साथ जितने लोग गए हैं आंसर सही टिक कर सकते हैं आप। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 व्यक्तिगत डेटा से संबंधित व्यक्तियों की गोपनीयता को सुरक्षा प्रदान करने एवं उक्त उद्देश्यों, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा से संबंधित मामलों के लिए भारतीय डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रावधान करता है। इसे बीएन श्री कृष्ण समिति 2018 की सिफारिशों पर तैयार किया गया, अतः विकल्प सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहकारी समितियां राज्य सूची का विषय हैं। दूसरा, बहुराज्य सहकारी समितियों को केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो सहकारी समितियों के बारे में क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कौन सा इसमें से सही है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकेंड है आपके पास क्वेश्चन का अपने आंसर देने के लिए। चलिए आंसर चेक करते हैं इसका। देखिए आंसर है आपका सी, अर्थात एक और दो दोनों। और क्यों है? सहकारी समितियां भारत के संविधान की राज्य सूची की 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 32 में यहाँ पे दर्ज हैं, अतः कथन एक सही है। कई सहकारी समितियां जैसे चीनी दूध बैंक, दूध संघ ऐसी हैं जिनके सदस्य और संचालन एक से अधिक राज्यों में फैले हुए हैं। बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002 के तहत ऐसी सहकारी समितियों को नियंत्रित करता है। केंद्रीय रजिस्ट्रार का विशेष नियंत्रण राज्य के अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना इन समितियों के सुचारू संचालन के लिए अनुमति होती है, तथा कथन 2 भी यहां पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए किसी भी भाषा पर विचार करने हेतु कोई निश्चित मानदंड नहीं है। दूसरा, वर्तमान 22 भाषाओं में से 14 को मूल रूप से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तीसरा, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3। चलिए जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? चलिए आई होप यहाँ पे सभी ने आंसर दे लिया होगा। क्वेश्चन को अपने आंसर देने के बाद ही आगे बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए आंसर है डी 1, 2, 3। देखिए 8वीं अनुसूची के बारे में, यह अनुसूची जो है भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में यहाँ पे अनुच्छेद 343 से 51 के तहत सारी आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है, यानी राजभाषा से। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोई निश्चित मानदंड निर्धारित नहीं है, अतः कथन एक सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 यहाँ पे भाषाएं शामिल हैं, जिसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी हैं। इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था, अतः कथन 2 भी यहाँ पर सही है। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जबकि 1992 में 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को इसमें शामिल किया गया।
अतः कथन 3 यहाँ पे सही है। वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि 2004 में प्रभावी हुआ, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भी 8वीं अनुसूची में यहाँ पे शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उच्च न्यायालयों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार नहीं है। दूसरा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालयों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए निहित शक्तियां प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो चलिए इस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर दें। अपने अपने आंसर को आप पिक कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, और जब तक आंसर आप पिक ना कर लें, क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर नहीं चेकआउट करना है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखिए है आपका ए है। क्यों है? देखिए, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया, ठीक है, कि शीर्ष अदालत उच्च न्यायालयों के पास SC/ST अधिनियम के तहत विशेष कानूनों पर दायर आपराधिक मामलों को रद्द करने की शक्ति है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 142 और उच्च न्यायालय के आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत यहाँ पे शक्तियां निहित हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है, लेकिन कथन 2 यहाँ पे आपका सही है। विशेष कानून के तहत मामलों को रद्द करने की स्थिति क्या है? पहला, जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि विचाराधीन अपराध भले ही SC/ST अधिनियम के अंतर्गत आता है, लेकिन प्राथमिक रूप से निजी या दीवानी प्रकृति का है, जहां कथित अपराध पीड़ित की जाति के आधार पर नहीं किया गया है, या कानूनी कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, न्यायालय कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। दूसरा, जब दोनों पक्षों के बीच समझौता निपटान के आधार पर रद्द करने की प्रार्थना विचार करते समय यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्य का उल्लंघन नहीं किया जाएगा या कम नहीं किया जाएगा, भले ही विवादित अपराध के लिए दंडित न किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदर्श आचार संहिता अनुच्छेद 324 के तहत एक संवैधानिक प्रावधान है। दूसरा, भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो चलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दीजिए। आदर्श आचार संहिता से संबंधित इस प्रावधान का सही उत्तर क्या होगा? चलिए जल्दी से बताएं। आदर्श आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता से संबंधित, चलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देखते हैं। आंसर देखिए है आपका बी है, ठीक है। आंसर क्या है? बी है। क्यों है बी? आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों, उनके उम्मीदवारों के विनियमन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने संबंधी यहाँ पे जारी दिशा निर्देशों का एक समूह है। आदर्श आचार संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग को संसद या राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावों की निगरानी और संचालन करने की शक्ति दी गई है। हालांकि आदर्श आचार संहिता ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक है, अतः कथन 1 यहाँ पे सही नहीं है। भारतीय संविधान का भाग यहाँ पे 15 चुनाव से संबंधित है और इस मामले के लिए एक आयोग की स्थापना करता है, अतः कथन 2 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में बाढ़ नियंत्रण और शमन का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के तहत अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास का उल्लेख किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो चलें देखें कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों को पता है? जल्दी से बताएं। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा इसमें से सही है? 10 सेकेंड है, अपने आंसर को चूज कर सकते हैं। सॉरी।
चलिए देखते हैं जल्दी से, यहाँ पर टाइम अप होने को है, जल्दी बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए आंसर चेक कर लें। आंसर देखिए यहाँ पे ए है, अर्थात केवल एक सही है। क्यों सही है तो वो भी देख लीजिए। सूची 2 राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 17 में जल निकासी तटबंधों बांधों को शामिल करने के आधार पर अंतर्राज्यीय नदियों के विनियमन और विकास के मामले को छोड़कर बाढ़ नियंत्रण कार्य राज्य सरकार के दायरे में आता है। घाटियों का उल्लेख सूची 1 अर्थात संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 56 में किया गया है। फ्लड प्लेन जोनिंग राज्य सरकार के दायरे में है क्योंकि यह नदी के किनारे की भूमि से संबंधित है। अतः सूची 2 की प्रविष्टि संख्या 18 भूमि राज्य का विषय है। कथन 2 यहाँ पे सही नहीं है। केंद्र सरकार की भूमिका केवल परामर्श देने या दिशा निर्देशन के निर्धारण तक सीमित हो सकती है। संविधान की यहाँ पे 7वीं अनुसूची की 3 विधियों में किसी भी बाढ़ नियंत्रण और शमन के तौर पर सीधा उल्लेख नहीं किया गया है। अतः कथन 1 भी यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूसीसी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 42। चलिए बताइए समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? अपना अपना आंसर दीजिए। 10 सेकंड में आप सभी अपना आंसर सबमिट करें इस क्वेश्चन का। क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए आंसर चेक करते हैं इसका। देखिए आंसर यहाँ पे बी है, अनुच्छेद 44। समान नागरिक संहिता का आशय पूरे देश में एक ही प्रकार के कानून के प्रचलन से है जो सभी धार्मिक समुदायों को उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे शादी, तलाक, विवाद, गोद लेने आदि में लागू होगा। संविधान के अनुच्छेद 44 में यह कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित कर सकता है। अनुच्छेद 44 राज्य के निधि तत्वों में यहाँ पे शामिल है। देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे, अनुच्छेद 44 में यहाँ पे समान नागरिक संहिता के बारे में यहाँ पे किया गया है अनुच्छेद 44 में। और एकरूपता लाने के लिए न्यायालयों ने अक्सर अपने निर्णयों में से कहा है कि सरकार इसे यूसीसी को यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। जैसे साहबानो मामले में 1985 का फैसला सर्वविदित है। शायरो बानो मामलों में 1902 से 17 में सर्वोच्च न्यायालय 3 तलाक की तलाक बिद्दत की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया। अतः कथन भी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के पात्र हैं? पहला दिव्यांग व्यक्ति, दूसरा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य, तीसरा औद्योगिक कामगार, चौथा सामूहिक आपदा के शिकार। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। केवल 1 और 4, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1 2 3 4। चलिए यहाँ पे इसका आंसर दीजिए, कौन सा यहाँ पे इसका राइट आंसर है? कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के 4 ऑप्शन है आपके समक्ष, ए बी सी डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए आंसर यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए आंसर यहाँ पे आपका डी है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अर्थात नालसा का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत किया गया है। निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति, औद्योगिक कामगार, सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार, दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में उपस्थित व्यक्ति, ये सारे हैं। साथ ही साथ वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय संबंधित राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित राशि से कम है, अगर मामला सर्वोच्च न्यायालय से पहले किसी अन्य अदालत के समक्ष है। यदि मामला 5 लाख रुपए का से कम है तो वह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाएगा। मानव तस्करी के शिकार या बेगार में संलग्न लोग भी यहाँ पर हैं, तो अतः विकल्प डी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सभी संसदीय विशेषाधिकारों को व्यापक रूप से संहिताबद्ध करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति सदन और उसके सदस्यों के संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करने के लिए वे जिम्मेदार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर बताएं।
कौन सा इसका सही आंसर है? चलिए आंसर इसका चेक कर लेते हैं। देखिए उत्तर है यहाँ पे ए। संसदीय विशेषाधिकार का आशय संसद के दोनों सदनों, उनकी समितियों, उनके सदस्यों के द्वारा प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्तियां और छूट प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 105 में स्पष्ट रूप से 2 विशेषाधिकारों का उल्लेख है। संसद में बोलने की स्वतंत्रता, इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार है। धातव्य है कि संसद ने अभी तक सभी विशेषाधिकारों को व्यापक रूप से संहिताबद्ध करने हेतु कोई विशेष कानून नहीं बनाया है, अतः कथन एक यहाँ पे सही है। दूसरा, यह एक स्थायी समिति है। यह सदन उसके दोनों सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करता है तथा उचित कार्यवाही की सिफारिश करता है, अतः कथन 2 यहाँ पे सही नहीं है। लोकसभा समिति में 15 सदस्य जबकि राज्यसभा समिति में 10 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उच्च न्यायालय राज्य में अधीनस्थ न्यायपालिका में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। दूसरा, वर्ष 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन ने संसद को अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के निर्माण के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पे आंसर चेक करते हैं इसका। देखिए आंसर इसका है सी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233, 234 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। इस विषय को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में रखते हैं। चयन प्रक्रिया राज्य लोक सेवाओं संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा संचालित की जाती है, क्योंकि उच्च न्यायालय राज्य में अधीनस्थ न्यायालय पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, अतः कथन एक सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पैनल समीक्षा के बाद उम्मीदवारों को साक्षात्कार करते हैं और नियुक्ति के लिए उनका चयन करते हैं। निचली न्यायपालिका के जिला न्यायाधीश स्तर तक के सभी न्यायाधीशों की चयन प्रांतीय सिविल सेवा न्यायिक परीक्षा के माध्यम से की जाती है। पीसीएसजे को आमतौर पर न्यायिक सेवा परीक्षा के रूप में हम जानते हैं। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 312(1) में संशोधन करके संसद को एक अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया, जिसमें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी शामिल है, जो संघ और राज्यों के लिए समान है, अतः कथन 2 सही है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है, और इसके बाद संसद को अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण हेतु यहाँ पर एक कानून बनाना होगा, और इसका अर्थ है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा AGIS को पहली बार 1998 में विधायक की 14वीं रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित किया गया। वर्ष 1992 में ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम द यूनियन इंडिया ऑफ सर्वोच्च न्यायालय केंद्र को AIGS स्थापित करने का निर्देश दिया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, ओके। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा से रिलेटेड अभी हमने देखा भी है, कुछ चीज़ों को पढ़ा भी है, तो आई होप यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताएं। ABCD में इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से पिक करें यहाँ पर अपने आंसर को। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं, 5 सेकेंड। देखिए आंसर यहाँ पे डी, ना तो 1 और ना ही 2। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को पहली बार 1998 में विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट के द्वारा प्रस्तावित किया गया, था कथन एक सही है। न्यायिकों की भर्ती प्रशिक्षण के लिए एक मानक केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने के लिए UPSC जैसे वैधानिक या संवैधानिक निकाय पर चर्चा की गई। विधि आयोग की रिपोर्ट 1978 में इस रिपोर्ट में 1978 की रिपोर्ट में इस विचार को फिर से प्रस्तावित किया गया था कि निचली अदालतों में मामलों की देरी और एरियर पर चर्चा की गई थी। वर्ष 2006 में कार्मिक लोक शिकायत कानून न्याय पर संसदीय अस्थायी समिति ने अपनी 15वीं रिपोर्ट में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के विचार का समर्थन किया और एक मसौदा विधेयक भी तैयार किया।
AGIS सर्वोच्च न्यायालय पर रुख 1992 में ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम द यूनियन ऑफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को AGIS स्थापित करने का निर्देश दिया। कथन 2 सही है। वर्ष 1993 में फैसले की समीक्षा की गई, हालांकि अदालत ने इस मुद्दे पर पहल करने के लिए केंद्र को स्वतंत्र छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की विधियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में निर्धारित की गई। दूसरा, सरकार द्वारा किसी भी भारतीय की नागरिकता समाप्त की जा सकती है यदि वह लगातार 7 वर्षों से भारत के बाहर रह रहा हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारतीय नागरिकता के दृष्टिकोण से कौन सा यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा? 5 सेकंड है आपके पास अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर देखिए यहाँ पे बी है। ठीक है, नागरिकता को संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है और इस प्रकार संसद के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में है। संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। वर्ष 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों का उल्लेख करता है, जिसमें जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, क्षेत्र का समावेश शामिल है। अतः कथन 1 यहाँ पे सही नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास करके आए हैं। भारतीय सरकार के द्वारा निम्नलिखित स्थितियों में किसी भी भारतीय नागरिक को नागरिकता समाप्त कर सकता है: यदि नागरिक संविधान का अपमान करता है, यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई है, नागरिक ने युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार किया है। पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से प्राप्त नागरिकता को 5 वर्ष के लिए, इस दौरान नागरिक को किसी भी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो और नागरिक 7 वर्षों से लगातार भारत रह रहा। अतः कथन 2 यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति द्वारा की जाती है। दूसरा, अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो पद धारण करते हैं। तीसरा, आयोग किसी मामले की जांच उसके घटित होने के 1 वर्ष बाद ही तय कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2, 3। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के संदर्भ से 3 कथन दिए गए हैं, उनके 4 ऑप्शन हैं आपके पास। कौन सा सही है उसका आंसर चूज करें। 10 सेकेंड है आपके पास अपने आंसर को देने के लिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, चलिए आंसर इसका चेक कर लीजिए। देखिए आंसर यहाँ पे बी है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, 4 सदस्य हैं। एक व्यक्ति को भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो जो अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति करती है। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं, की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। अतः कथन 1 सही नहीं है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु है, जो भी पहले हो तक पद धारण करते हैं। अतः कथन 2 भी यहाँ पे सही नहीं है। राष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों में अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकता है। इनकी भूमिका और कार्य अगर देखें तो आयोग के पास दीवानी अदालत की सभी शक्तियां हैं। कार्यवाही की एक न्यायिक विशेषता है। मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के उद्देश्य से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवाओं का उपयोग करने के लिए अधिकृत है। इसके अलावा यह किसी मामले को उसके घटित होने के 1 वर्ष के भीतर देख सकते हैं। आयोग को मानवाधिकारों का उल्लंघन किए जाने की तारीख 1 वर्ष की समाप्ति के बाद भी किसी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है। अतः कथन 3 सही है। आयोग के कार्य की मुख्य सिफारिशों की प्रकृति में इसके पास मानवाधिकारों को उल्लंघन करने वाले लोगों को दंडित करने की शक्ति नहीं है, न ही पीड़ित को आर्थिक सहायता सहित कोई राहत देने की शक्ति है। सशस्त्र बलों के सदस्यों के द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में इनकी भूमिका, शक्तियां, अधिकार क्षेत्र सीमित हैं। जब निजी पार्टियों के माध्यम से मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसे कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 अक्षमता के मामलों में सहायता प्रदान करता है। दूसरा, दिव्यांग विकलांगों को राहत विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची के तहत यहाँ पे सूचीबद्ध है। तीसरा, सुगम्य भारत अभियान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और डी 1, 2, 3। तो 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए आंसर यहाँ पे है आपका बी। राज्य के निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता विकास की सीमा के भीतर कार्य, शिक्षा, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अक्षमता में के मामलों में सार्वजनिक सहायता अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। कथन एक सही है। संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में दिव्यांगों और बेरोजगारों के राहत के विषय निर्दिष्ट हैं। अतः कथन 2 यहाँ पे सही नहीं है। सुगम भारत अभियान सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का राष्ट्रव्यापी अभियान है। यह पूरे देश में दिव्यांगों की विकलांग स्थितियों के लिए बाधा मुक्त अनुकूल वातावरण बनाना है। था कथन 3 सही है। अगला क्वेश्चन, इनर लाइन परमिट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो एक भारतीय नागरिक को एक सीमित अवधि के लिए संरक्षित प्रतिबंधित क्षेत्र में आवक यात्रा की अनुमति देता है। दूसरा, यह देश के सभी आदिवासी क्षेत्रों में लागू है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो 10 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इनर लाइन परमिट व्यवस्था के बारे में जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। चलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देखते हैं। देखिए आंसर है यहाँ पे ए। इनर लाइन परमिट सिस्टम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत लागू है। यह एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो भारतीय नागरिक को एक सीमित अवधि के लिए संरक्षित प्रतिबंधित क्षेत्र में आवक यात्रा की अनुमति देता है। यह अधिनियम ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिश विषयों को अपने क्षेत्र में व्यापार करने से रोककर क्राउन के वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिए लागू किया गया था। अतः कथन एक सही है। 1873 के विनियमन की धारा 2 के तहत ILP के केवल 3 पूर्वोत्तर राज्यों मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड पर लागू था। 11 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति ने ILP को मणिपुर तक विस्तारित करने का आदेश हस्ताक्षरित किया, जिसके पश्चात ILP शासन लागू करने वाला मणिपुर यहाँ पर चौथा राज्य हो गया। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। दूसरा, सरकारी सहायता प्राप्त करना अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा संचालित संस्था का मौलिक अधिकार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। जल्दी से बताएं यहाँ पे कौन सा सही होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अपने अपने आंसर सबमिट करें। चलिए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे चेकआउट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका आंसर है ए है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में अल्पसंख्यकों को चाहे धार्मिक हो या भाषाई को अधिकतर यहाँ पे अधिकार प्रदान किया गया है। सभी अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी रुचि के और शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार है, जो कथन 1 यहाँ पे सही है। साथ ही यहाँ पर अनुच्छेद 301 ए में अल्पसंख्यक समूहों के द्वारा स्थापित किसी भी शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति के अधिग्रहण के लिए राशि के निर्धारण से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 32 में कहा गया है सरकार को आर्थिक सहायता देते समय अल्पसंख्यक द्वारा प्रबंधित किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि किसी संस्था द्वारा दी जाने वाली सरकारी सहायता नीति का विषय है, वह मौलिक अधिकार नहीं है। कोई भी संस्था चाहे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा संचालित हो, सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार नहीं है। दोनों ही मामलों में सहायता के नियम और शर्तों का समान रूप से पालन होगा। अतः कथन 2 यहाँ पे सही नहीं है। साथ ही देखिए सरकारी सहायता के नीतिगत निर्णय विभिन्न कारणों पर निर्भर करती है, जिसमें संस्था के हित, सरकारी कार्यप्रणाली को समझने की क्षमता शामिल है। इसमें वित्तीय बाधाएं, कमियां ऐसे कारक हैं जिन्हें सहायता देते समय कोई भी निर्णय लेने में प्रासंगिक माना जाता है।
इसमें सहायता प्रदान करने का निर्णय सहायता के वितरण के तरीकों में शामिल। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों में सहकारिता शब्द को जोड़ा। दूसरा, सहकारी समितियां भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य का एक विषय हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो चलिए इस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। 10 सेकंड है आपके पास अपने क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, जल्दी से बताएं क्या है इसका आंसर। चलिए आंसर यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए इसका उत्तर यहाँ पे सी है, ठीक है। संविधान के 97वें संविधान संशोधन 2011 भारत में काम कर रही सरकारी समितियों के 9A के तहत नगरपालिका और के बाद एक नया भाग 9B यहाँ पर जोड़ा गया। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) में यूनियन और एसोसिएशन के बाद सहकारिता शब्द को जोड़ा गया था। कथन एक सही है। यह सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान कर सहकारी समितियां बनाने में सक्षम बनाता है। राज्य के नीतिगत सिद्धांत भाग 4 में सहकारी समितियों के प्रचार के संबंध में अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया। सहकारी समितियां भारत के संविधान में राज्य सूची की प्रविष्टि 32 के माध्यम से 7वीं अनुसूची में राज्य का विषय है, अतः कथन 2 सही है। राज्य सूची की प्रविष्टि 32 सूची 1 और विश्वविद्यालयों के अनिगमित व्यापार, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक समाजों, संघों, सहकारी समितियों में निर्दिष्ट निगमों के अलावा निगमों का निगमन विनियमन समापन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 जुलाई 2021 को भारत संघ बनाम राजेंद्र एन शाह 97वें संविधान संशोधन के अधिकांश हिस्सों को रद्द कर दिया। चूंकि 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा अनुसमर्थन नहीं किया गया था, इसलिए उस संशोधन को सम्मिलित संविधान के भाग 9B को रद्द कर दिया गया था। इसने भाग 9B के प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा, जो कि बहुराज्य सहकारी समितियों से संबंधित है। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आज के सभी प्रश्नों में आपकी रिपोर्ट कार्ड कैसी रही, परफॉर्मेंस कैसा रहा, जो टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं इनसे रिलेटेड ये सारे करंट में चर्चा का विषय रहे हैं। इनमें से कुछ के आपको करंट बेसिस क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, तो कुछ के आपको स्टैटिक बेसिस और यहाँ पे थ्योरी बेसिस आपकी संविधान बेसिस से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इन सभी चीज़ों का अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे तो इंडियन पॉलिटी के कुछ और ऐसे ही टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।